हेलो स्टूडेंट, मैं दिनेश दहिया फिजिक्स के इस ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, अभी तक हम लोग किरण प्रकाशी का अध्ययन कर रहे थे और अब अगला टॉपिक होगा हमारा तरंग प्रकाशी की या प्रकाश की तरंगीय प्रकृति। देखिए, अभी तक हम लोगों ने किरण प्रकाशी की पढ़ा था और उसमें प्रकाश की प्रकृति कैसी मानी थी। प्रकाश किरण प्रकृति का होता है, प्रकृति का होता है। और इस प्रकृति के आधार पे हम लोगों ने प्रकाश की मुख्य घटनाएं परावर्तन अपवर्तन, उसके बाद आप लिख सकते हो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, दो तीन घटनाएं और होती हैं जैसे वर्ण विक्षेपण तथा प्रकीर्णन। मतलब प्रकाश की जो तरंगीय प्रकृति होती है, आपने उसके आधार पे परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वर्ण विक्षेपण तथा प्रकीर्णन जैसी घटनाओं का अध्ययन किया था। मतलब इन घटनाओं की जो व्याख्या है वो किसके आधार पे की जा सकती है? प्रकाश की किरण प्रकृति के आधार पर की जा सकती है। जबकि प्रकाश वास्तविक में हमने देखा था प्रकाश किसका भाग होता है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों का भाग होता है। मतलब प्रकाश की कैसी प्रकृति होती है? तरंगीय प्रकृति होती है। प्रकाश की तरंगीय प्रकृति। तो मतलब एक्चुअल में प्रकाश तरंगी होता है। और मैंने क्यों उसको किरण माना था उसका रीजन बताया था, फिर से मैं यहाँ बता देता हूँ कि तरंग होगी तो उसकी क्या होगी? तरंग दैर्ध्य होगी बच्चों। और तरंग दैर्ध्य है वो प्रकाश की पाई जाती है 3800 एंगस्ट्रॉन। अप्रोक्सीमेट है ये, आप इसको कंफर्म नहीं बोल सकते। थोड़ी बहुत कम ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी। पर लिया कहाँ से जाता है? 3800 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन। कुछ जगह आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिल जाएगा ये 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर या 4000 एंगस्ट्रॉन से 7000 एंगस्ट्रॉन के बीच में भी ली जाती है। तो उसको आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बच्चों, बस आपको ये अप्रोक्सीमेट याद रखना है। तो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 3800 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन के मध्य मानी जाती है। और ये तरंग दैर्ध्य इतनी होती है कि प्रकाश क्या एक सीधी रेखा में गमन करता हुआ प्रतीत होता है, जिसे प्रकाश क्या कहा जाता है? किरण। पर वास्तविकता में देखा जाए तो प्रकाश की कैसी प्रकृति होती है? तरंगीय प्रकृति होती है। तो तरंगीय प्रकृति कौन सी घटना दर्शाएगी उनके बारे में देखेंगे। व्यतिकरण आगे इस चैप्टर में अध्ययन कर लेंगे। व्यतिकरण क्या होता है? आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि व्यतिकरण क्या होता है सर अभी से बता दो। आगे जैसे जैसे आप चैप्टर में बढ़ोगे तो आपको व्यतिकरण समझ में आ जाएगा। उसके बाद एक और घटना होती है विवर्तन, और तीसरी घटना ध्रुवण। ये जो तीन घटनाएं हैं, मुख्यतः ये तीन घटनाएं, बाकी बहुत आगे और भी हो सकती हैं, पर मुख्यतः तीन घटनाओं का आप इनमें क्या करोगे? प्रकाश की तरंगीय प्रकृति में अध्ययन करोगे। मतलब इन घटनाओं की व्याख्या और प्रकाश की तरंगीय प्रकृति के द्वारा की जाती है। मतलब किरण प्रकृति के द्वारा व्यतिकरण विवर्तन की व्याख्या नहीं कर सकते हो, इसलिए प्रकाश की क्या देखी जाएगी? तरंगीय प्रकृति देखी जाएगी। तो ये इस चैप्टर में हम इन सब का अध्ययन करेंगे। और आगे सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्रकाश की जो तरंग होती है उसमें क्या होता है, ऐसा तरंग क्या है उसके बारे में। और हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने अपना सिद्धांत दिया था, तो इसमें हम हाइगेंस का सिद्धांत पढ़ेंगे कि तरंग कैसे चलती है, कैसे आगे बढ़ती है। और उसी में उन्होंने एक छोटी सी परिभाषा, हाइगेंस का सिद्धांत आगे पढ़ेंगे, उससे पहले हम देख लेंगे एक छोटी सी परिभाषा है जिसे कहा जाता है तरंगाग्र। तो बच्चों, तरंगाग्र क्या होता है उसके बारे में हम आगे देखेंगे अभी। देखिए स्टूडेंट, अब हमारा टॉपिक इसमें तरंग अग्र। देखिए, इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो ये आपको मिलेगा तरंग प्लस अग्र। मतलब एक प्रकार से इसे समझा जाए तो तरंग के आगे का भाग क्या कहलाएगा? तरंगाग्र कहलाएगा। अब इसको समझने के लिए हम देखेंगे, हम पानी की सतह पे उत्पन्न तरंगों को देखते हैं। ये मान लो कोई पानी की सतह है, इस पे यहाँ पे आपने पत्थर मारा, जैसे ही पत्थर मारा तो इसमें कुछ ऐसा ऐसा उठता हुआ निकलेगा और वो आगे बढ़ेगा। इस प्रकार से आगे बढ़ता हुआ
और किनारों तक जाएगा। देखिए स्टूडेंट, इसमें हमें ये लगता है कि पानी, सबसे इंपॉर्टेंट बात कंफ्यूजन वाला पॉइंट है, इसमें हमें देखने पे ऐसा फील होगा कि पानी यहाँ से किधर की तरफ जाएगा, किनारों की तरफ, पर ऐसा कभी नहीं होता है। तरंग संचरण की परिभाषा होती है कि तरंग ऊर्जा का एक रूप है जो कि माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदुओं पर स्थानांतरित होती है, परंतु इसमें द्रव्यमान का स्थानांतरण नहीं होता। मतलब तरंग संचरण में द्रव्यमान का स्थानांतरण होता ही नहीं है। इसका मतलब यहाँ से तरंग इधर जाएगी, इसका मतलब केवल क्या जाएगी, वो ऊर्जा जाएगी, न कि यहाँ से द्रव्यमान। द्रव्यमान मतलब पानी नहीं जाएगा। इसका मतलब इधर जाएगा क्या, ये क्या जा रहा है, इसको इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। तो देखिएगा, यहाँ आपने जैसे ही पत्थर मारा, पत्थर गतिज ऊर्जा लेके जाएगा, यहाँ के कणों को दे देगा। तो ये कण क्या करेंगे, जैसे उनको गतिज ऊर्जा मिलेगी तो वो क्या करने लगेंगे, दोलनीय गति या कंपन गति। और तरंग के लिए इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, तरंग गति है, तरंग संचरण के लिए इंपॉर्टेंट है माध्यम के कणों की दोलनीय गति करना या कंपन गति करना। तो यहाँ के कण कंपन गति करेंगे। अब ये कण कंपन गति करने लगे तो इनके संपर्क में आगे और कण है। अब ये वाले कण है वो इन कणों की वजह से क्या करेंगे, मान लो ये हाथ गति कर रहा था मैंने, और इस प्रकार से है कि ये हाथ गति कर रहा है, मैंने इस हाथ से इसको पकड़ लिया, तो देखिए ये पास वाला हाथ भी क्या करेगा, दूसरा हाथ भी गति करने लगेगा। उसी प्रकार इन पार्टिकल्स के साथ होता है। ये वाले पार्टिकल गति कर रहे थे तो इनके टच में वाले पार्टिकल भी क्या करेंगे, गति करेंगे। फिर आगे वाले पार्टिकल गति करेंगे। ये जो कण है ये अपनी ऊर्जा आगे वाले कणों को दे देंगे, आगे वालों को। इस प्रकार से एक सीक्वेंस चलेगा। जब इंपॉर्टेंट इसमें ये भी बात है कि जब ये वाले कण गति करेंगे तब ये वाले नहीं करेंगे, जब ये शुरू कर देंगे गति करना तब ये रुक जाएंगे, फिर आगे वाले गति करेंगे, पीछे वाले क्या हो जाएंगे, स्थिर। ऐसा मतलब एक सीक्वेंस चलता रहेगा जिससे किसका निर्माण होगा, तरंग निर्माण होगा। इसका मतलब देखा जाए तो पहले तो इस स्थान के सारे कण एक साथ कंपन कर रहे थे, फिर ये आगे वाले कण एक साथ कंपन कर रहे थे, फिर ये आगे वाले कण एक साथ कंपन कर रहे थे, फिर ये आगे वाले कण एक साथ कंपन कर रहे थे। मतलब सारे एक ऐसा मतलब पथ बन जाएगा जिसमें जो कण समान कला में कंपन कर रहे हैं, एक साथ कंपन कर रहे हैं, उन कणों का जो पथ रहेगा उसके बिंदु पथ को क्या कहा जाएगा, आपका तरंगाग्र कहा जाएगा। तो इसमें इसकी परिभाषा लिखूंगा, तरंग संचरण में समान कला में कंपन करने वाले बिंदुओं के बिंदु पथ को तरंगाग्र कहा जाता है। इंग्लिश में वेव फ्रंट दे देंगे, तरंगाग्र कहा जाता है। मतलब देखा जाए तो ये जो एक आपको पानी की सतह पे एक घेरा सा बनता हुआ दिखाई देगा, गोल सर्किल सा बनता हुआ दिखाई देगा, वर्ताकार सर्किल सॉरी, तो उस पे जो कण कंपन करेंगे तो वो एक पथ सा क्रिएट करेंगे जो आपको किनारे की तरफ जाता हुआ प्रतीत होगा स्टूडेंट। और वो उसका जो पथ होगा, जो आप रास्ता जो उसका क्रिएट कर लोगे, जिसमें कण क्या कर रहे हैं, समान कला में कंपन। समान कला में मतलब एक ही साथ कंपन। ऐसा नहीं है कि सर यहाँ वाले भी तो कंपन कर रहे थे, तो इनका अलग बनेगा, फिर इसका अलग बनेगा, इसका अलग बनेगा। और इसका मतलब तरंग है वो आगे कैसे बढ़ेगी, तरंगाग्र की फॉर्म में आगे बढ़ेगी। मतलब पहले एक छोटा तरंगाग्र बनेगा, फिर बड़ा बनता जाएगा, बड़ा बनता जाएगा तरंगाग्र। ऐसे एक बहुत बड़ा तरंगाग्र होगा और अंत में किनारे पे जाके वो परावर्तित हो जाएगी तरंग और समाप्त हो जाएगी। तरंग का यहाँ किनारे पे क्या होता है, परावर्तन और अपवर्तन दोनों होता है। तो वो चीज़ हम आपने क्लास 11 में देखी थी, तरंग का परावर्तन और अपवर्तन, यहाँ आपने को देखने की जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट ये है आपका तरंगाग्र। अब इसमें आपको इतनी ही डेफिनेशन देखनी है और मतलब इसको देखना है कि ये क्या होता है। ऐसे मानो कि आप मतलब बच्चों का और गोल घेरा बना दो। मतलब पहले एक छोटा घेरा बना दिया, फिर बड़ा घेरा बना दिया, फिर उससे बड़ा घेरा बना दिया। मान लो पहले ये 3-4 बच्चों का घेरा बना दिया, फिर इन बच्चों का घेरा बना दिया, इन बच्चों का घेरा बना दिया। अब इसको अगर आपको तरंग रूप देना है तो पहले इन बच्चों को, जो पहले छोटे वाले घेरे में, उनको बोलो कि आप एक बार बैठो और वापस खड़े हो जाओ। उसके बाद जैसे ही ये खड़े होते हैं, इन वालों को बोला जाए कि आप बैठो और खड़े हो जाओ। फिर इन वाले बच्चों को बोला जाए कि आप बैठो और खड़े हो जाओ। आगे आगे ये अगर सीक्वेंस आप बहुत बड़ा बना दोगे तो आपको ऐसा चलेगा कि कुछ जैसे इसे बैठे इस प्रकार से और कुछ चलता हुआ आपको प्रतीत हो जाएगा और वो तरंग बन जाएगा। उसमें अब इन बच्चों का जो घेरा है वो एक तरंगाग्र कहलाएगा, इन बच्चों का जो घेरा है वो एक तरंगाग्र, नया तरंगाग्र। इस प्रकार से ये घेरा है वो तरंगाग्र। मतलब इस प्रकार से आगे तरंग और तरंगाग्र के रूप में क्या होगी, आगे बढ़ेगी। तो आप आशा करता हूं कि आप तरंगाग्र के बारे में समझ गए होंगे। फिर भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अब स्टूडेंट देखते हैं हम तरंगाग्र के प्रकार।
तरंगाग्र के प्रकार। तरंगाग्र के प्रकार मुख्यतः इसके 3 प्रकार होते हैं और नंबर 1 पे ले लेंगे गोलीय तरंगाग्र। देखिए तरंग कहां से निकलेगी? प्रकाश स्रोत से निकलेगी। तरंग कहां से निकलेगी? प्रकाश स्रोत से निकलेगी। यदि प्रकाश स्रोत की ज्यामिति पे, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि प्रकाश स्रोत की जो आपकी ज्यामिति रहेगी बच्चों, उस पे किसका निर्भर करेगा? तरंगाग्र के प्रकार, मतलब उसका आकार कैसा होगा, मतलब आकृति के आधार पे बताया जाएगा। किसके आधार पे बताया जाएगा? आकृति के आधार पे तरंगाग्र के प्रकार पड़ेंगे, आकृति के आधार पे। तो आकृति किसके ऊपर निर्भर करेगी? तरंगाग्र की आकृति है वो प्रकाश स्रोत की आकृति पे निर्भर करेगी। तो स्टूडेंट देखेंगे, यदि प्रकाश स्रोत गोलीय ज्यामिति का हो तो, गोलीय ज्यामिति का हो तो उससे बनने वाला तरंगाग्र गोलीय तरंगाग्र कहलाता है। गोलीय तरंगाग्र कहलाता है। मतलब प्रकाश क्या होगा? मान लो गोलाकार है, आपका बल्ब ले लो, एक प्रकार से गोले की शेप होती है, एक्चुअल में तो गोले की शेप नहीं होती है, मतलब बिल्कुल गोलाकार बल्ब ले लो, जैसे सूर्य है आपको दिखाई दे रहा है गोलाकार है, तो उससे प्रकाश कैसे निकलेगा? चारों दिशाओं में गोलाकार ज्यामिति में निकलेगा। मतलब गोलीय ज्यामिति का आपका क्या बनेगा? तरंगाग्र चारों दिशाओं में फैलेगा। वो एक गोले की शेप बनेगी पहले, उसके बाद एक बड़ा गोला, फिर एक बड़ा गोला, इस प्रकार से प्रकाश क्या होगा? आगे बढ़ेगा। तो मैं यहाँ एक गोलाकार ज्यामिति ले लेता हूं, इसके मध्य में ये क्या है? आपका कोई प्रकाश स्रोत है। तो ये देखने में वर्थ है। अब देखिए 3D तो है नहीं मेरे पास, अगर 3D होता तो मैं आपको बता देता कि ऐसे गोलाकार होता है, पर ये एक गोलाकार शेप है, ये बिंदु आकार का गोलीय ज्यामिति, या इसको क्या बोल सकते हैं? यदि बिंदु आकार का हो तो भी गोलीय ज्यामिति, या यहां ब्रैकेट में लिख देता हूं बिंदु आकार। बिंदु भी एक प्रकार का बहुत छोटा गोला होता है। बिंदु भी क्या होता है? एक प्रकार का बहुत छोटा गोला होता है बच्चों। तो आप इसमें देखोगे, यदि आपका प्रकाश स्रोत गोलीय ज्यामिति का या बिंदु आकार का होगा तो उससे बनने वाला तरंगाग्र क्या होगा? गोलीय तरंगाग्र होगा। इसमें यहां से इससे तरंगे निकलते हुए दिखा देंगे। तरंग बोलो चाहे किरण बोलो, अगर आपने तरंगाग्र बना दिया तो आप इनको किरण बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। काफी टीचर इसे किरण बोल देते हैं, काफी तरंग बोल देते हैं, तो आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। आप बोलोगे सर किरण प्रकृति तो है ही नहीं, हम तो तरंग प्रकृति पढ़ रहे हैं। नहीं, हम पढ़ रहे हैं तरंग प्रकृति ही है। हमने क्या बना दिया? ये गोलीय तरंगाग्र बना दिया है। तो तरंगाग्र की बात आ गई है तो तरंग मतलब अग्र, तरंगाग्र, तरंग का अगला हिस्सा तो है तो तरंग ही, और उस पर सीधी रेखा खींच दी तो हम उसे क्या बोल सकते हैं? किरण बोल सकते हैं। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका कौन सा तरंगाग्र हो गया है? गोलीय तरंगाग्र हो गया। अब बोर्ड को मैं इधर से क्लियर कर लेता हूं इस डायग्राम को। ओके स्टूडेंट, नंबर 2 पढ़ेंगे हम बेलनाकार तरंगाग्र। बेलनाकार तरंगाग्र। देखिए बेलनाकार तरंगाग्र मतलब प्रकाश स्रोत की ज्यामिति कैसी रहेगी आपकी? बेलनाकार रहेगी। इसका मतलब क्या होगा कि अगर प्रकाश स्रोत बेलनाकार ज्यामिति का हो, बेलनाकार ज्यामिति का कब होता है? आप देखते होंगे, आपने वायर देखा होगा, जैसे ये आपने मार्कर देख रहे हो, इसका इतना वाला पार्ट देखिए तो एक ऐसी एक रेखा टाइप में है, पर ये है कैसा? बेलन। मतलब अगर प्रकाश स्रोत की ज्यामिति क्या हो जाए? रेखीय हो जाए या क्या हो जाए? बेलनाकार हो जाए, तो उस स्थिति में बनने वाला तरंगाग्र क्या कहलाएगा? आपका बेलनाकार तरंगाग्र कहलाएगा। यदि प्रकाश स्रोत की ज्यामिति रेखीय, या तो आप बोल सकते हो रेखीय, या ब्रैकेट में दे दो बेलनाकार हो तो, बेलनाकार हो तो उससे निकलने वाला तरंगाग्र, तरंगाग्र बेलनाकार तरंगाग्र कहलाता है। तरंगाग्र कहलाता है।
तो यहाँ डायग्राम से देख लेते हैं, ये कोई रेखीय प्रकाश स्रोत मान लिया, एक प्रकार से रेखीय प्रकाश स्रोत है ये। अब इसके चारों तरफ और हम क्या कर लेंगे, एक बेलनाकार ज्यामिति क्रिएट कर लेंगे प्रकाश, क्योंकि इसमें तरंगाग्र कैसी ज्यामिति में निकलेगा, बेलनाकार। तो ये बेलनाकार ज्यामिति क्रिएट कर लिया हमने। तो ये तरंगाग्र कैसा कहलाएगा, बेलनाकार तरंगाग्र कहलाएगा। अब देखिए इस पे तरंगों की दिशा कैसे दर्शाएंगे, तरंगों की या किरणों की, इस प्रकार से दर्शा देंगे किरण। तो ये आपका कैसा तरंगाग्र हो गया है, बेलनाकार तरंगाग्र। तो स्टूडेंट आपने दो प्रकार के तरंगाग्र के प्रकार देख लिए हैं, एक गोलीय तरंगाग्र और एक बेलनाकार तरंगाग्र। अब तीसरे प्रकार का तरंगाग्र हम देखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो हमारा तीसरा प्रकार का तरंगाग्र है वो कैसा है, समतलीय तरंगाग्र, इंग्लिश में बोले तो प्लेन तरंगाग्र। देखिए प्लेन कब होगा, ये आपने देखा होगा छोटा गोला देते हो गोलाकार दिखाई देता है, बड़ा गोला लोगे और बड़ा लो गोलाकार दिखाई देगा। बड़ा गोले का आकार जैसे बढ़ाओगे उसकी ऊपरी सतह समतलीय होती जाएगी। और मान लो पृथ्वी जितना बड़ा गोला ले लो तो वो आपको क्या दिखाई देगा, पृथ्वी आपको देखते हैं समतल दिखाई देती है, पर वास्तविक में कैसी है, गोलाकार या अंडाकार है। इसका मतलब इसी से क्या होगा, यदि गोलीय तरंगाग्र या समतलीय तरंगाग्र अनंत दूरी तय कर लेते हैं तो वह क्या कहलाते हैं, समतलीय तरंगाग्र कहलाते हैं। मतलब उनकी सतह या वो साइज हो जाएगी, कैसी हो जाएगी, समतलीय हो जाएगी। यदि गोलीय या बेलनाकार तरंगाग्र अनंत दूरी तय कर लेते हैं तो इस स्थिति में इन तरंगाग्रों को समतलीय तरंगाग्र कहा जाता है। यदि गोलीय या बेलनाकार तरंगाग्र अनंत दूरी तय कर लेते हैं तो इस स्थिति में तरंगाग्रों को क्या कहा जाएगा, जो गोलीय और बेलनाकार हो गए वो क्या ले लेंगे, समतलीय रूप ले लेंगे। इधर इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये मान लो कि आपको कोई समतलीय तरंगाग्र है, समतल सतह बनाएंगे हम एक, ये एक समतल सतह बन गई। तो कैसा बन गया तरंगाग्र, समतलीय तरंगाग्र। इनमें ये प्रकाशीय किरणों की दिशा है, प्रकाशीय किरण, या फिर मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आपने तरंगाग्र दर्शा दिया तो इसे किरण बोल सकते हो, वरना सेपरेटली बोला जाएगा। तो इस चैप्टर में हम किसकी बात करेंगे, केवल तरंग की बात करेंगे। तो ये कैसा तरंगाग्र हो गया, समतल तरंगाग्र। तो स्टूडेंट ये हमने तरंगाग्र के बारे में देख लिया। तरंगाग्र के बारे में आपको ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं आनी चाहिए, डेफिनेशंस आपको लिखा दी गई हैं। समझने के लिए मानिए कि तरंग का आगे का हिस्सा है, मतलब इसी के रूप में तरंग आगे बढ़ेगी। बाकी इसके बारे में आगे, और हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने पूरा सिद्धांत दे रखा था कि कैसे तरंग आगे बढ़ती है, कैसे प्रकाश आगे बढ़ता है तरंगों के रूप में, वो हम देखेंगे। तो ये आपके तरंगाग्र के 3 प्रकार आ गए। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है जिसे मैं नोट में लिख रहा हूं, तरंग संचरण की दिशा, और उसे बोलेंगे हम किरण की दिशा भी बोल सकते हैं। किरण की दिशा सदैव तरंगाग्र के लंबवत होती है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट इसमें याद रखना है कि तरंग या किरण की दिशा है वो तरंगाग्र ऐसे, ये प्लेन है, ये ऐसे खड़ा हुआ है, इस प्रकार से खड़ा हुआ है। आपको नोटबुक में शो करता हूं मैं कि ये प्लेन है वो ऐसे है,
इस प्रकार से, और तरंग ऐसे जा रही है, तरंग या किरण, तो ये कैसे जाएगी, इसके सदैव लंबवत जाएगी। आप इसे ऐसे देख सकते हो कि इसके लंबवत जाएगी। तो हमेशा याद रखना, तरंग संचरण की दिशा या किरण की दिशा होती है वो सदैव तरंगाग्र के क्या होती है, लंबवत। चाहे वो गोलीय रहे तरंगाग्र, या बेलनाकार रहे, या कैसा रहे, समतलीय रहे, तीनों तरंगाग्र में ही तरंग संचरण की दिशा सदैव तरंग के क्या होती है, लंबवत होती है। तो स्टूडेंट, ये हमने तरंगाग्र के बारे में पढ़ लिया। अब हम वास्तविकता में देखेंगे कि आपका तरंग कैसे संचरित होता है। उसके लिए हम क्या देखेंगे, हाइगेंस का सिद्धांत। हाइगेंस का सिद्धांत। देखिए, हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने, हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने तरंग संचरण के लिए निम्न तथ्य प्रतिपादित किए। उन्होंने कुछ बातें बताई कि इसके अगर आप फॉलो करोगे तो आप तरंग संचरण को अच्छी तरीके से समझ सकते हो। प्रतिपादित किए, जो कि निम्न है। पहली बात बताई उसने, तरंगाग्र की परिभाषा भी इसमें उन्होंने ही दी, तरंगाग्र की परिभाषा। हाइगेंस ने बताया कि, हाइगेंस ने बताया कि तरंग संचरण में समान कला में कंपन करने वाले बिंदुओं का बिंदुपथ तरंगाग्र कहलाता है। देखिए, इसकी डेफिनेशन हमने ऊपर देख ली थी, पर इसमें आप इसमें फर्स्ट जो इसने जो बात बताई उसमें आप इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि अब इसका इंपॉर्टेंट पार्ट अब आएगा। पहला जो तथ्य है इसका, हाइगेंस ने बताया कि तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु एक नवीन प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करता है। हाइगेंस ने क्या बता दिया कि तरंगाग्र का जो प्रत्येक बिंदु होगा, ईच एंड एवरी पॉइंट होगा बच्चों, वो क्या होगा, एक नए प्रकाश स्रोत की तरह। मतलब एक बल्ब था यहाँ पे, ऐसे माने कि एक यहाँ बड़ा बल्ब था, उससे तरंगाग्र निकला, तो इस पे प्रत्येक बिंदु और छोटे छोटे नए बल्बों की तरह कार्य करेगा। नए बल्ब बन जाएंगे, वो छोटे छोटे बल्ब बन जाएंगे। मतलब तरंगाग्र पे स्थित प्रत्येक बिंदु एक नवीन प्रकाश स्रोत की तरह क्या करेगा, कार्य उत्पन्न करेगा। अब ये प्रत्येक बल्ब है वो अपनी तरफ चारों तरफ फिर से प्रकाश फैलाएगा, तो इस बल्ब के द्वारा उत्पन्न क्या हो गया, ये विक्षोभ हो गया। अतः इन प्रकाश स्रोतों के द्वारा उत्पन्न विक्षोभों को तरंगिका कहा जाता है। उन्होंने क्या बता दिया, इंपॉर्टेंट बात बता दी कि मुख्य जो प्रकाश स्रोत है उससे तरंगाग्र निकला। तरंगाग्र मतलब समान कला में कंपन करने वाले बिंदुओं का बिंदुपथ। तरंगाग्र पे स्थित प्रत्येक बिंदु एक नवीन प्रकाश स्रोत की तरह, जैसे ये हो गया। अब ये नवीन प्रकाश स्रोत अपनी तरफ फिर से क्या उत्पन्न करेगा, उजाला या रोशनी फैलाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एक विक्षोभ बन गया, और उस विक्षोभ को क्या कहा जाएगा, तरंगिका कहा जाता है। दूसरी बात आगे क्या बताई
यदि इन तरंगिकाओं के अग्र सिरे को मिला दिया जाए तो एक नवीन तरंगाग्र की प्राप्ति होगी। मतलब पहले तरंगाग्र था, तरंगाग्र फिर तरंगिकाएं बनी, तरंगिकाओं के अगर सिरे को मिला दिया जाए तो क्या बनेगा, एक नवीन तरंगाग्र मिलेगा। इस प्रकार हाइगेंस ने क्या बताया, इस प्रकार हाइगेंस ने बताया कि प्रकाश तरंग संचरण में तरंगाग्र एवं तरंगिकाओं के रूप में आगे बढ़ता है। ओके स्टूडेंट, तो ये उन्होंने इंपॉर्टेंट बात बताई। हाइगेंस का सिद्धांत आपका क्या बताता है कि प्रकाश किसके रूप में आगे बढ़ेगा। जब तरंग संचरण मानेंगे प्रकाश को तो पहले क्या बनेगा, तरंगाग्र। तरंगाग्र की परिभाषा समान कला में कंपन करने वाले बिंदुओं का बिंदुपथ। उसके बाद तरंगाग्र पे प्रत्येक बिंदु है वो क्या करेगा, एक नवीन प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करेगा। नया प्रकाश स्रोत मतलब बच्चों क्या होगा कि मतलब वो फिर से उजाला फैलाएगा चारों तरफ। अगर आप उन विक्षोभ उत्पन्न होगा, उन विक्षोभों को उन्होंने क्या नाम दिया, तरंगिका नाम दिया। और अगर उन तरंगिकाओं के आगे के सिरे को आप फिर से मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, आपका नया तरंगाग्र बन जाएगा। इसका मतलब पहले तरंगाग्र फिर उससे तरंगिकाएं बनेंगी। तरंगिका अगर सिरे को आप मिला दोगे तो फिर से क्या बनेगा, तरंगाग्र। वो तरंगाग्र फिर से तरंगिकाएं बनाएगा। मतलब इस प्रकार से प्रकाश तरंगाग्र तरंगिकाओं के रूप में आगे बढ़ता है। और उसको हम जो हाइगेंस ने इसके लिए जो डायग्राम बताया था वो हम आगे देखते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अब हम हाइगेंस ने जो मेथड बताया उसके हिसाब से हम देखेंगे कि कैसे प्रकाश चलता है। तो ये मान लो कोई गोलाकार प्रकाश स्रोत है, गोलीय प्रकाश स्रोत। देखिए इससे ये कोई तरंगाग्र बना, गोलाकार तरंगाग्र बनेगा। ऐसी शेप इसको शो कर देंगे। अब देखिएगा स्टूडेंट इसमें होता क्या है, थोड़ा और आगे लेंगे। ये आपका कोई गोलीय तरंगाग्र हो गया, ये गोलीय प्रकाश स्रोत है। इससे प्रकाश की किरणें या तरंगें निकली इस प्रकार से, तो गोलाकार आपका प्रकाश स्रोत है और उससे गोलीय तरंगाग्र बना। उसने क्या बताया उन्होंने कि तरंगाग्र पे स्थित प्रत्येक बिंदु एक नवीन प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करेगा। मतलब एक प्रकाश स्रोत बन गया आपका ये, तो ये प्रकाश स्रोत अपने चारों तरफ क्या फैलाएगा, विक्षोभ उत्पन्न करेगा। विक्षोभ उत्पन्न, एक यहाँ ले लिया, ये भी अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न करेगा, विक्षोभ उत्पन्न करेगा। एक यहाँ ले लिया, ये भी अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न करेगा, विक्षोभ। मतलब हम हाइगेंस के प्रिंसिपल को अगर यूज करें तो ये गोलीय तरंगाग्र था, जो मुख्य तरंगाग्र था ये कोई मान लिया हमने। इससे हमने क्या किया, ये प्रत्येक बिंदु इसका तो 3 बिंदु लेके दर्शा दिया कि प्रत्येक बिंदु नवीन प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करता है। प्रत्येक बिंदु अगर नवीन प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करता है तो वो क्या कराएगा, चारों तरफ प्रकाश को फैलाएगा। और इनको अगर हम आगे, अगर इनके आगे सिरे को मिला दें हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार, इस प्रकार से आप आगे के सिरों को इनको मिला देते हो, आगे के सिरों को आप ऐसे मिला देते हो तो क्या बन गए, दूसरा तरंगाग्र। देखिए दूसरे तरंगाग्र का आकार पहले से क्या हो गया, बड़ा हो गया। मतलब जैसे जैसे प्रकाश आगे बढ़ेगा तरंगाग्र का आकार आगे बढ़ता जाएगा और अनंत पे जाके वो कैसा रूप ले लेगा, समतलीय रूप ले लेगा। अगर आप इसका और लेना चाहते हो तो एक बिंदु यहाँ ले लिया, एक बिंदु यहाँ ले लिया, एक बिंदु यहाँ ले लिया, और इन्होंने भी क्या है, ये अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न कर दिया, विक्षोभ उत्पन्न कर दिया है। मतलब ये रहेगा क्या, ये इसे बोलेंगे आप तरंगिका। ये मुख्य तरंगाग्र था, ये तरंगिका। ये इधर लिख दिया आपने इसको मुख्य तरंगाग्र। ये बन गया आपका
प्रथम तरंगाग्र दे देंगे। इस प्रकार से नेम दे सकते हो, या इसको प्रथम बोल सकते हो, द्वितीयक बोल सकते हो। प्रथम तरंगाग्र। इसके बाद ये द्वितीयक तरंगिका। ये आपका बताया था किसने? हाइगेंस ने। अगर ये अनंत दूरी तय कर लेगा स्टूडेंट, तो ये कैसा रूप ले लेगा? समतलीय रूप ले लेगा, और यहाँ एक समतलीय तरंगाग्र बन जाएगा। उस पर ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड, क्योंकि ये तरंगाग्र बन गया तो इसका प्रत्येक बिंदु फिर से क्या करेगा? एक नवीन प्रकाश स्रोत की तरह क्या करेगा? कार्य करेगा। तो ये पहली तरंगिका बन गई इसकी समतलीय की। ये तरंगिकाएं बन गई प्रत्येक बिंदु के चारों ओर, और इन तरंगिकाओं के आगे के सिरे को आप फिर से मिला दोगे तो ये क्या बन गया आपका? फिर से एक समतलीय तरंगाग्र बन गया। मतलब कहने का मतलब जो हाइगेंस ने बताया था उसके अनुसार प्रकाश तरंगाग्र एवं तरंगिकाओं के रूप में क्या होता है? आगे बढ़ता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि ये टॉपिक और आज का जो नया चैप्टर था वो आपको समझ में आया होगा। तरंग प्रकृति होती है प्रकाश की, या इसे प्रकाश की प्रकृति बोल सकते हो, तो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई समस्या है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।